बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। आज कहानी, स्टोरी। कहानी क्या है, कहानी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, कहानी के प्रकार, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन जानकारी दूंगा, सामान्य जानकारी दूंगा, संक्षिप्त। कहानी, पुराने जमाने में कहानी को कथा, गल्प, आख्यायिका, गौर कीजिए, कहानी को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, यानी अन्य नाम। कहानी शब्द के लिए अन्य नाम भी थे। वो कौन से थे? गल्प कहा जाता था, गल्प या कथा या आख्यायिका आदि नामों से कहानी को पुकारा जाता है। लेकिन आजकल साहित्य में, वर्तमान युग में कहानी ही, यही शब्द प्रचलित है। क्या है कहानी? काव्य शास्त्र के अनुसार कहानी की निष्पत्ति, इसका शब्दार्थ वो बहुत अलग है। यहां मैं सामान्य परिचय देना चाहता हूं। कहानी किसे कहते हैं, किसे कहानी कहा जाता है, क्या अर्थ हो सकता है कहानी का? ಏನು ಕತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಕತೆ ಎಂದರೆ ಏನು, ಕತೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನಬಹುದು? ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, सिर्फ एक दो वाक्य में कहूंगा। क्या है कहानी? कोई भी फिल्म देखो, नाटक देखो, उपन्यास पढ़ो, उपन्यास यानी कादंबरी, नॉवेल, एक कहानी होती है, कथा होती है। कथावृत्त यानी कथानक होता है। कहानी के बिना फिल्म अधूरी है, कहानी के बिना नाटक अधूरी है, कहानी के बिना एकांकी अधूरी है ना? यानी कहानी चाहिए, यानी कथा चाहिए। और इन सभी में विशेषतः क्या है अगर देखा जाए, सुख और दुख कहे तो खुशी और गम, खुशी और गम, सुख और दुख की संवेदना का चित्रण, सुख दुख के संवेदना का चित्रण ही कहानी है। या तो सुख है या तो दुख है ना? कहानी में क्या है? एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक गांव के बारे में, एक समाज के बारे में, इनके बारे में सुख और दुख की संवेदना को लेकर कहानीकार कथा पेश करता है। अंत, कहानी का अंत या तो त्रासदी होती है, ट्रेजेडी में एंड हो सकता है, या तो हास्य में। एक कहानी, मैंने कहा
कहानी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, एक व्यक्ति का चित्रण देना इसका मतलब निबंध नहीं। चित्रण देना इसका मतलब एक लेखन नहीं, इनकी जिंदगी के बारे में, इनके कष्ट दुख के बारे में, संभाषणात्मक, संवादात्मक, चरित्रात्मक, शैली युक्त, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक कथा तैयार करता है कहानी का, तब जाके कहानी बनती है। कहानी यानी संक्षिप्त। यहां कहानी का अर्थ, निष्पत्ति, कहानी की परिभाषा को लेकर मैं चर्चा नहीं कर रहा। काव्य शास्त्र के आधार पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां संक्षिप्त जनरल आಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, अर्थ आयता इन। ये तो कहानी का अर्थ। कहानी के तत्व क्या है? क्यों कहानी के लिए, एक कहानी के लिए कहानी के तत्वों की जरूरत क्यों है? क्या आवश्यकता है उनके? क्या आवश्यकता है? ತತ್ವ ಏನು ತತ್ವ ಇರಬಹುದು? ಕಥೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ತತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಥೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ಕಥೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಇವೆ. ಆ ತತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? तो कौन से है वो तत्व? उन तत्वों के बिना कहानी अधूरी है या पूर्ण है? आज ये समझे। क्यों? क्योंकि वो बाद में मैं कहूंगा। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, कथानक यानी कथावृत्त। कथानक ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಥಾವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಕಥಾ, कथानक अथवा कथा अथवा कथावृत्त अथवा सारांश। सामान्य भाषा में, सामान्य तौर पर कथानक को सारांश कहा जाता है। सारांश किसी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कथावृत्त ये पहला तत्व है, प्रथम तत्व कथानक। दूसरा तत्व क्या है? चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, पात्र चित्रण, पात्रों का चित्र, ये दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व क्या है? संवाद, डायलॉग डायलॉग। संवाद यानी संभाषण, संभाषणे, ये तीसरा तत्व है। इसे काव्य शास्त्र में क्या कहा गया है? संवाद को कथोपकथन। याद रखिए, प्रथम तत्व कथानक, दूसरा तत्व चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व कथोपकथन। चौथा तत्व क्या है? देश, काल, वातावरण। तीन शब्द है, देश, काल एवं वातावरण। ये चौथा तत्व है। इसका मतलब क्या है मैं बाद में समझाऊंगा संक्षिप्त में, लेकिन ये समझिए, ये चौथा तत्व। पांचवा तत्व, पांचवा तत्व भाषा और शैली। भाषा शैली अल्लाह, भाषा और शैली। और छठा तत्व है उद्देश्य। इन तत्वों को लेकर कोई भी एक कहानी हो, इन तत्वों को लेकर ही कहानी की विमर्शा की जाती है। ऐसा क्यों भाई? मतलब यह है कि तात्पर्य है, ये तत्व अगर एक कहानी में अगर नहीं है, या एक भी तत्व लुप्त है, एक ही तत्व अगर गायब है, या एक इन 5-6 तत्वों में एक तत्व अगर नहीं आया है, तो वह कहानी अधूरी है। उसे हम कहानी नहीं कह सकते। वो कहानी क्या है? अपूर्ण कहानी।
क्या हुआ इसका मतलब? आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर वगैरह, वहां एक खबर छपती, सिर्फ खबर, उसे हम क्या कहते हैं? ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಸುದ್ದಿ, ಅದು सुद्दी है, न्यूज है वो, सिर्फ एक खबर है। उस खबर पढ़िए, पढ़ने के लिए बैठिए, हम पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। उस खबर में ये तत्व नहीं होते। निबंध देखिए, जैसे निबंध पढ़ने के लिए बैठो तो निबंध भी क्या है? उसमें कथा नहीं है या ज्यादा पात्रों का चित्रण नहीं है ना, या देश काल वातावरण ठीक से नहीं आया है निबंध, या ज्यादा संवाद नहीं है। आलोचना पढ़िए, निबंध पढ़िए, रेखा चित्र पढ़िए, कोई एक लेखन पढ़िए, तरंग ಆಗಿರಬಹುದು, ಸುಧಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕರ್ಮವೀರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಸ್ತೂರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ತುಷಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಓದಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪೇಜಿನೇ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಚಿತ್ರಣಗಳು. ಹೌದಾ? ಉಳಿದವು ಎಲ್ಲ लेखन। उन लेखनों में कहानी के तत्व नहीं होते। इसका मतलब क्या है? कहानी यानी गद्य की विधा में कहानी के तत्व अलग है, कहानी अलग है, कहानी का मतलब ही अलग है। आपके लिए एक कहानी है प्रेमचंद कृत, प्रेमचंद रचित नमक का दारोगा। ನಮಕ ಕಾ ದಾರೋಗ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ನಿಮಗಿದೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು कहानी तत्वಗಳು। ऑलरेडी आपने कहानी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। पहली कहानी ही बड़े घर की बेटी, या सेकेंड ईयर में एक कहानी पढ़ी है सुजान भगत, और फर्स्ट ईयर में तो कहानी ही कहानी है ना, नॉन डिटेल में वो कहानी देखिए, और उसमें रेखा चित्र है, व्यंग्य चित्रण है, व्यंग्यात्मक लेखन है, और कविताएं है। वो कहानी नहीं है। कविता पढ़िए, एक कविता, एक शायरी, एक जोक्स, इसमें कहानी होती है? नहीं होती। कहानी होते हुए भी इन तत्वों से वो अधूरे हैं, इसीलिए उसे उस विधा को कहानी नहीं कहा जाता। तो कहानी के तत्व क्या है? संक्षिप्त में मैं बोल रहा हूं, कथानक यानी कथावृत्त यानी सारांश। एक कहानी चाहिए तो वहां कथा चाहिए। मैंने कहा ना, निबंध में कथा नहीं होती, वहां सिर्फ वर्णन होता है। या तो एक वस्तु के बारे में, या यात्रा के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक गांव के बारे में एक चित्रण होता है। वहां आदि, मध्य और अंत ये नहीं होता। यहां क्या है? कथा में, कहानी में कथा चाहिए। कथा का आरंभ है, कथा का विकास है, और कथा का अंत है, चरमोत्कर्ष। आरंभ, विकास और अंत, ये तीन होना जरूरी है। कहा प्रथम तत्व दे, कहानी का आरंभ कैसा हुआ, कहानी की शुरुआत कैसे हुई, और उसका विकास किस तरह हो रहा है, किस तरह हुआ, और जाके अंत कैसा हुआ। छोटी और कहानी भी, कथानक भी कितना होना चाहिए जी? नावल की तरह, यानी उपन्यास की तरह बहुत लंबा नहीं, ಉದ್ದವಾದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ। 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು। अगर पढ़ने के लिए अगर हम बैठे तो
तो 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए कहानी। नमक का दरोगा आप पढ़ने के लिए बैठिए, कोई एक कहानी पढ़ने के लिए बैठिए, 1 घंटे में खत्म होता है, ज्यादातर ज्यादा 1.5 घंटे। लेकिन उपन्यास पढ़ने के लिए बैठिए, नाटक पढ़ने के लिए बैठिए, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चाहिए ना, क्योंकि वो लंबा है। वहां भी उपन्यास के तत्व भी यही है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। यहाँ कथानक के बिना यानी सारांश के बिना कथा अधूरी है। सारांश यानी कथानक कहानी की आत्मा है। कहानी नामक एक शरीर है, जो कहानी एक देह है, जो उस देह की आत्मा कथा है। और आत्मा के बिना शरीर नहीं है, यानी प्राण के बिना शरीर नहीं है। वैसे ही कथा के बिना कहानी नहीं हो सकती। या तो हास्यमय हो, या तो श्रृंगारमय हो, या तो दर्द भरे हो, लेकिन कथा चाहिए। कथा के बिना कहानी अधूरी है। संक्षिप्त, बहुत ही ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, अर्थ आयता। और कथानक छोटा होता है। मैंने कहा 1 ही घंटे में वो समाप्त होना चाहिए। ये पहला तत्व है। दूसरा तत्व क्या है? चरित्र चित्रण। क्या है चरित्र चित्रण? पात्र चित्रण। निबंध पढ़ने के लिए बैठो, उसमें चरित्र आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, है ना। खबर पढ़ने के लिए बैठो, खबर में चरित्र पात्रों का चित्रण हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलता है, क्योंकि वो खबर है, वो निबंध। लेखन, देखिए एक लेखन आर्टिकल बने होता है, उसमें भी चरित्र चित्रण हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन कहानी में पात्रों का अंकन, पात्रों का चित्रण होना जरूरी है। पात्रों के बिना कहानी है ही नहीं। फिल्म देख रहे हैं ना आप, फिल्म एक कहानी है, लेकिन वो दृश्यमान है। फिल्म देख रहे हैं, अगर फिल्म में पात्र ही नहीं है, हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, यानी नायक नहीं, नायिका नहीं, खलनायक नहीं, पोषक पात्र नहीं, यानी पात्र ही नहीं, हास्य पात्र नहीं, तो फिल्म है। इमेजिन कीजिए, जरा कल्पना कीजिए, वो फिल्म है ना। तो अगर पात्र ही नहीं वहां, वो क्या है? समाचार, हम न्यूज देखते हैं ना, न्यूज देख रहे हैं ना, या किसी एक पहाड़ का चित्रण दृश्य हम कैच कर रहे हैं, एक पहाड़ का, एक नदी का, एक झरने का हम वीडियो कर रहे हैं, और देखा, अच्छा लगा, छोड़ दिया, लेकिन वहां पात्र है नहीं। पात्र का मतलब व्यक्ति का चित्रण, कैरेक्टर के बिना हौदा कहानी नहीं हो सकती। और पात्र, कहानी में पात्र कितने होने चाहिए? ನಾಟಕ, ನೀವು ನಾಟಕ ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರಗಳು. ಕಾದಂಬರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಬಹುದು, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, महाभारतದ आधार ಮೇಲೆ पर्व ಅನ್ನೋ ಒಂದು कादंबरी, उसके आधार पर पर्व नामक एक कादंबरी भैरप्पा जी का शायद पढ़ने के लिए बैठो, कितने पात्र आते हैं। एक नाटक देखो, वहां कितने पात्र होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं हो सकता। पात्र एक या दो या ज्यादातर, या तो नायिका का हो सकता है, या तो नायक का हो सकता है, या तो खलनायक और खलनायक का हो सकता है। और बाकी सब पात्र आते हैं जाते हैं, सिर्फ जानकारी, वो पोषक है, पोषक पात्र। और पात्र क्या है? पात्र, एक पात्र कहता है यानी बोलता है, और एक सामने वाला पात्र सुनता है। ये कुछ कहता है और सामने वाला कुछ जवाब देता है।
पात्रों के बीच एक संवाद होता है, तो बात नहीं आती। पात्र आया तो पात्र ने कुछ कहा और उसने कुछ सुना, और इन दोनों के माध्यम से ही हमें कथा का विकास कैसा हो रहा है पता चलता है। इस पात्र चित्रण के जरिए ही, चरित्र चित्रण के जरिए ही कहानी में किसके बारे में है, किस व्यक्ति के बारे में है, किस प्राणी के बारे में है, किस वस्तु के बारे में है, हमें पता चलता है। हाँ, ये कहानी इस पात्र पर आधारित है, ये कहानी नायक पर आधारित है, ये कहानी नायिका पर आधारित है, यानी नायिका प्रधान कहानी, नायक प्रधान कहानी, खलनायक प्रधान कहानी, है ना। और ये पात्र चाहिए ही। अगर शरीर कहानी है तो उसकी आत्मा कथानक है, और कहते हैं पात्र क्या है, ये अवयव है। इन अवयवों के बिना शरीर भी अधूरा है। वैसे ही कहानी में पात्रों के बिना कहानी अधूरी है ना। कई पात्रों का चित्रण, कई पात्र यानी एक ही कहानी में नहीं, मैंने ऐसा ही कहा। ऐतिहासिक पात्र यानी ऐतिहासिक कहानी में ऐतिहासिक पात्र, पौराणिक कहानी में पौराणिक पात्र, वर्तमान की जो कहानी होती है इनका पात्र अलग। इन सभी को ध्यान में रखकर, इन पात्रों को चुनकर एक पात्र के जरिए, किसी एक पात्र के जरिए कहानी का कुछ बताना चाहता है, कहना चाहता है। ये संक्षेप है। तीसरा तत्व क्या है? संवाद। अभी भी हुआ ना, एक पात्र कह रहा है, एक पात्र सुन रहा है, दोनों के बीच ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, एक ಸಂಭಾಷಣೆ, ಒಂದು ಸಂವಾद ಇದೆ, ಏನದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ। तीसरा संवाद के बिना भी, यानी संवाद तत्व के बिना भी कहानी अधूरी है। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं। कब्र में क्या होता है, वहां संवाद नहीं होता, सिर्फ लिखना, लिख के चपा देते हैं और उसी को हम पढ़ते हैं। हाँ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಯಿತು, सिर्फ हमने पढ़े, हम पढ़े सिर्फ, लेकिन वहां संवाद नहीं था, और डायलॉग इधर संवाद होना भी, संवाद के जरिए ही कहानी क्या चल रही है ये जल्दी पता चलता है। पहली फिल्म आई, वहां संवाद नहीं था, पात्र थे लेकिन संवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि मूकी फिल्म इत्तदो, वो मूकी फिल्म थी, टेक्निकल का प्रॉब्लम था। मूकी फिल्म, पात्र थे, पात्र आता था जाता था। ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನೋಡಿರಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, आदर लेकिन देखकर हम कुछ समझ सकते हैं। अगर संवाद होता तो जल्दी समझ में आता है ना। संवाद के जरिए इस पात्र का नाम क्या है, उस पात्र का नाम क्या है, इस पात्र का गुण कैसा है, उस पात्र का गुण कैसा है, ये संवाद के जरिए मालूम होता है। इसीलिए संवाद कहानी का एक और तत्व है। संवाद के बिना कहानी अधूरी है। और संवाद कैसा हो? बहुत लंबा लंबा डायलॉग, बहुत लंबा लंबा संभाषण नहीं, छोटा छोटा, और इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना रोचक होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए वो संवाद। एक ही बार अगर हम वो संवाद सुने पढ़े तो याद रहना चाहिए। शोले पिक्चर डायलॉग ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ತೀವಿ। एक बच्चा भी, आज का भी बच्चा वो शोले पिक्चर का डायलॉग मारता है ना। वो कौन सा डायलॉग है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए, आपको याद आएगा।
ಉಪೇಂದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಗ್ಗೇಶನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहानीकार ने ऐसा लिखा, उसमें जान भरी है. सिर्फ वहां संवाद ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ना, ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ संवाद अಲ್ಲ, उन्होंने कहानीकार ने वहां एक जान भरी. जैसे पात्र में पात्र जो पात्र कर रहा है, पात्र करते करते वो खुद लीन होता है और वो जान भर देता है, वैसे कहानीकार लिखते समय संवाद में जान भरता है. ಆ ಸಂವಾದನ್ನ, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. आज भी हम नाना पाटेकर के संवाद आज भी हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, मजा आता है ना. सिर्फ शायरी बार बार नहीं सुनते, संवाद को देखो. ऐसे कई संवाद है, उन संवादों को हम बार बार सुनते हैं. सिर्फ सुनकर रखते नहीं, किसी और के सामने जाकर प्रस्तुत करते हैं, वो भी एक्टिंग करते हुए. ये संवाद है. तो कहानी में संवाद भी चाहिए. अगर संवाद नहीं है, आप पढ़ने के लिए बैठो, क्या हो जाएगा? ठीक से मालूम हो जाएगा और अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, उसमें रुचि लगेगी. हाँ, और भी पढ़ो, और भी पढ़ो, और भी पढ़ो. नहीं, ये संवाद भी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है. ये तीसरा. अभी एक और तत्व, देश काल एवं वातावरण. देश काल वातावरण क्या है? कहानी लिखने के लिए आप ही बैठिए और लिखते वक्त सोचिए. इन तीनों के अलावा वहां एक और की जरूरत होती है. कहानी ऐसे ही नहीं बनती, कहानी ऐसे ही लिखी नहीं जाती, कहानी ऐसे ही नहीं होती. कहानीकार को आप हो या कहानीकार हो, अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो आप कहानीकार हैं. कहानीकार को ध्यान में क्या रखना चाहिए, क्या लक्ष्य रखना चाहिए? देश. क्या है देश? कोई एक कहानी पढ़िए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं, मालूम होता है पढ़ते पढ़ते, या तो शुरुआत से या तो मध्य से हमें मालूम होता है. क्या मालूम होता है? ये कहानी किस देश की है? भारत की है, अमेरिका की है, पाकिस्तान की है, किस देश की कहानी है? इसमें कहानी जो है, घटित घटनाएं जो है, कहाँ की है? या भारत की है ये घटना, या पाकिस्तान की है ये घटना, या अमेरिका की है, या गोकाक की है, या बेलगाम की है, या बेंगलुरु की है, या महाराष्ट्र की? किस देश की है? देश का मतलब सिर्फ देश नहीं, कहाँ की है ये घटना? ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें लीन हो रहे हैं. ये कहानी में जो घटी हुई घटना है, ये घटना कहाँ की है? इस कहानी में जो पात्र आए हैं, जो व्यक्ति का चित्रण हुआ है, किस गांव का है, किस राज्य का है, किस देश का है? ये भी तो बहुत जरूरी है ना. गोकाक में घटी हुई एक घटना के बारे में हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखते 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 हम बेंगलुरु का पैशन अगर वहां ऐड किए तो, भर दिए तो अच्छी लगेगी कहानी? नहीं ना. देश काल वातावरण. गोकाक में बैठकर हम कहानी लिख रहे हैं, लेकिन कहानी का सोर्स क्या है, घटना कहाँ का है? कहाँ की है घटना? अमेरिका की. अमेरिका के एक व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में यहां बैठकर हम लिख रहे हैं, तो अमेरिका में जैसा वातावरण है वो देना चाहिए. उसका वेशभूषण कैसा है, उसके बताने का
बातें करने का स्टाइल कैसा है, ये ध्यान में रहना चाहिए ना। गोकाक में अगर हम यहाँ उस कहानी को यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा ही हो सकता है कहानी? नहीं जी, उसका भी ध्यान होना चाहिए। एक कृषि प्रधान सुजान भगत को फिर से याद कीजिए। सुजान भगत गांव की कहानी है, शहर की नहीं, तो गांव का चित्रण होना चाहिए, वातावरण। इसीलिए कहानी में देश का जिक्र करना, देश के बारे में बताना, देश का चित्रण भी आवश्यक है। और काल, देश और काल, किस काल की कहानी है? या आज की कहानी है, या पुराने जमाने की कहानी है, या पौराणिक जमाने की कहानी है, या ऐतिहासिक कहानी है? काल का ज्ञान होना, उसको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। गांधी की फिल्म देखो, स्वतंत्र पूर्व हम कहानी लिख रहे हैं, उसकी कहानी लिख रहे हैं, तो उस काल में गांव कैसा था, लोग कैसे थे, पहनाव कैसे थे, पोशाक कैसे थे, वहां का फैशन कैसा था, कैसे बातें करते थे, सभी की जानकारी दिमाग में होना चाहिए, है ना। या आज हम कहानी लिख रहे हैं, किसी एक राजा की कहानी लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं एक राजा की, एक रानी की, या एक पौराणिक कहानी, देवता की कहानी लिख रहे हैं। अगर आज लिखते लिखते कहानीकार को ये ध्यान में नहीं है, तो उसको जीन्स पैंट पहना दो, उस पात्र को, अच्छा लगेगा? ऐतिहासिक कहानी है, लिखते लिखते क्या होना चाहिए? वातावरण सृष्टि करनी चाहिए ना। घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, महल चाहिए, रानी का चित्रण, सैनिक का चित्रण, ये ध्यान में रखना है। वो कैसे थे, कैसे आते थे, कैसे जाते थे, लड़ाई कैसे होती थी, उस काल का चित्रण आज लिखने के लिए बैठे। परसों आपने बाहुबली फिल्म देखी, उस फिल्म में आज का वातावरण है नहीं, बहुत पुराने जमाने का वातावरण है ना। ऐसा लगता है हम बहुत पीछे चले गए। एक इफेक्ट देखिए, तो देश और काल, है ना। और वातावरण, एक और शब्द है इसमें, वातावरण भी कैसा। एक कॉलेज के बारे में हम लिख रहे हैं, कॉलेज में एक घटना घटी है, उस घटना के बारे में कहानी लिख रहे हैं, तो कॉलेज के वातावरण को समझना चाहिए। कॉलेज कैसा है, उसका नक्शा कैसा है, वहाँ गार्डन है या नहीं, कंपाउंड है या नहीं, कैसे रास्ते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये ध्यान में हो तभी कहानी बनती है, वातावरण की सृष्टि होती है। मद्रास गए, मद्रास की एक कहानी आप यहां बैठकर लिख रहे हैं, तो क्या चाहिए? यहां बैठे बैठे मद्रास का चित्रण देना चाहिए। एक दवाखाना है, दवाखाने में किसी की मौत हो गई, लापरवाही से मौत हो गई, उसके बारे में हम कहानी लिख रहे हैं, तो दवाखाना का चित्रण चाहिए। वो वातावरण क्रिएट करना है ना। अगर वो वातावरण क्रिएट नहीं करेंगे तो कहानी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए ये चौथा तत्व भी बहुत आवश्यक है, देश, काल और वातावरण। और एक और तत्व है भाषा और शेर। सिंपल में बताऊंगा, भाषा, कहानी की भाषा कैसी हो कहानी की भाषा, किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए? ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. आम जनता को भी, एक सामान्य मनुष्य को भी वो कहानी समझ में आनी चाहिए। अगर कहानी पढ़ने के लिए कोई ये सामान्य मनुष्य भी अगर बैठा तो उसको भी समझ में आना चाहिए। ऐसे
भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानीकार ये ध्यान में रखना है। एक कहानी है, अगर हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, संस्कृत शब्दों का प्रयोग, बड़े बड़े मुहावरों का प्रयोग हुआ है, इस शैली में अगर लिखा है तो क्या समझेंगे? अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। मालूम हुआ भाषा कैसे होनी चाहिए? एकदम तरल, एकदम सरल, तरलता पूर्वक भाषा का प्रयोग यहाँ कहानी में होनी चाहिए। यानी भाषा और शैली, बहुत शैली है ना कहानी का। वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, कुछ शैली सस्पेंस है। कहानी पढ़ने के लिए अगर हम बैठे तो शुरुआत क्या हो रहा है पता नहीं चलता, सस्पेंस, कहानी का सस्पेंस सकता है, वो भी एक शैली है। संवादात्मक शैली है, कुछ कहानियों में संवाद ज्यादा नहीं होते और कुछ कहानियों में शुरुआत से ही संवाद होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो शुरुआत लाइन ही संवाद से, संवादात्मक कहानियां। आत्मकथात्मक यानी आत्मपरक शैली, अपने आप के बारे में कहना, अपने आप के बारे में बताते चले जाना, ऐसे भी एक शैली है। कहानी के लिए ये तत्व भी जरूरी है, भाषा और शैली। और अंत में उद्देश्य, उद्देश्य के बिना कहानी है। अगर कहानीकार एक कहानी रच रहा है, कहानी लिख रहा है, कहानी का निर्माण कर रहा है तो इसके पीछे एक उद्देश्य यानी एक मकसद है। ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪದೇಶ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವನು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲವು. ಒಬ್ಬಳ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ಲು, ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲ, ದಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, काल्पनिक कथೆಗಳಲ್ಲ. यहाँ कल्पना में भी यहाँ प्राण होता है. कल्पना के जरिए ही व्यंग्य करता है. एक पात्र के जरिए किसी का व्यंग्य करता है, किसी के बारे में कहा जाता है. इसी छोटी सी एक कहानी के जरिए समाज को कुछ बताना चाहता है, लोगों को कुछ समझाना चाहता है. वहां एक उद्देश्य है, उद्देश्य है वाला, उद्देश्य पूर्वक कहानी रचना है. ऐसे ही मजा लेने के लिए नहीं. कुछ फिल्में हैं ना, जाते हैं, बैठते हैं और हंस कर आते हैं. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ ರೀ. सिर्फ मौज करने के लिए, मजा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, हंसकर आने के लिए. कुछ फिल्में भी है, ऐसी कहानियां भी है. लेकिन फिर भी कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य समाज को सुधारना है ना, व्यक्ति को सुधारना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना है. समाज में एक क्रांति, देश में एक बदलाव कहानी के जरिए कहानीकार करता है. यही उद्देश्य, एक तत्व. तो कौन कौन से तत्व है जी कहानी के? कथानक यानी कथावृत्त अथवा सारांश, चरित्र चित्रण यानी पात्र चित्रण, संवाद यानी तथोपकथन, संभाषण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य. समझ में आ गए? अब पहली कहानी, हिंदी साहित्य में पहली कहानी के बारे में कुछ अभिमत है, कुछ मतभेद है, वाद विवाद है. ये सब आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ विवादात्मकवाಗಿದೆ. अगर कहानी विधा है, कहानी विधा ये धारा अगर बह गई है तो ये भी समझना जरूरी है कि ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಯಾವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಯಾವುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಯಾವುದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
क्या मतभेद है? कोई कहता है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती अनुवत कथे, इंदुमती नामक एक कहानी, ये पहली कहानी है। क्यों है, क्या वजह है, यह मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। और कोई विद्वान कहता है इंदुमती नहीं, रानी केतकी की कहानी ये पहली कहानी है। यानी मतभेद है, मतभेद अपनी अपने राय व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे ने कहा रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी अल्लाह, रानी केतकी की कहानी ये पहली कहानी है। और एक विद्वान ने कहा राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इस कहानी को पहली कहानी मान लिया जाए। तो किसी ने कहा। एक और विद्वान आते हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल रचित 11 वर्ष का समय नामक कहानी, इसको प्रथम कहानी कहा जाए। तो वो विद्वान के उसकी राय, ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ विद्वान बंदा, एक और कहानीकार साहित्यकार आ गए, विद्वान आ गए, उन्होंने कहा अल्लाह दुलाई वाली ಬಂಗ ಮಹಿಳಾ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ದುಲಾಯಿ ವಾಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಹೊರ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೃತ, ಭಾರತೇಂದು हरिश्चंद्र कृत अद्भुत अपूर्ण स्वप्न. कौन सी कहानी, कहानी का नाम क्या है? अद्भुत अपूर्ण स्वप्न. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾದ. और एक और ने कहा, उसने कहा, शायद आपने पढ़ी होगी, उसने कहा इस कहानी को प्रथम कहानी कहिए. लेकिन जब ये सभी विद्वान लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करके बहुत आलोचना विमर्शा करने के बाद दो कहानियां ऐसे सामने आती है, जो इन दो कहानियों में कहानी के तत्व सारे के सारे तत्व मौजूद. एक टोकरी भर मिट्टी, ಇನ್ನೊಂದು इंदुमती. या तो टोकरी भर, और विशेषतः टोकरी भर मिट्टी, एक माधव राय सप्रे जी का, माधव राय सप्रे जी का एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी को प्रथम कहानी मानना उचित है, सभी ने कहा. क्यों? क्योंकि इस कहानी में कहानी के ये 6 के 6 तत्व मौजूद है, और बाकी एक न एक तत्व उसमें लुप्त है. एक तत्व किसी न किसी कहानीकार ने इन तत्वों को ध्यान में न रखकर कहानी रची है. यानी कहानी वो अधूरी है, अपूर्ण है, इसीलिए उन कहानियों को प्रथम कहानी कहना अउचित है. उन्होंने कहा ये उचित नहीं है. इंदुमती या एक टोकरी भर मिट्टी प्रथम कहानी हम कह सकते हैं.